मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। अरे बेटा ऐसे थोड़ा ना समझाते हैं। मैंने कहा तेरे बाप का क्या जा रहा है, पहले तो ये बता। लेकिन अगर यही कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो मुझे जेल में डाल देती, क्योंकि कांग्रेस वाले फॉरेन कंट्रीज के एजेंट हैं, उनको लगता वही ठीक है, हम तो ठीक हो ही नहीं सकते। और हम कह रहे हैं भाई हमारी सुन तो लो, समझ में आए तो कर लेना। अब प्रॉब्लम ये है, हमारी जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ज्यादा समझ में आ रही है, अब वो मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई एक ही साथ आज़ाद हुआ था दोनों मुल्क। भाई तुम आज़ाद नहीं हुए थे, तुम पैदा हुए थे, ठीक है। इनको कितनी बार समझाना पड़ेगा। एक ही साथ आज़ाद हुए थे, वो कहाँ चले गया। 1991 में लिबरलाइजेशन हो गया, उनके सरकार ने ग्लोबलाइजेशन सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया। हम लोग 70 के दशक में ही है, ये सब फलाना ढिमका अंदर चल ही रहा है। अब ये रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ रिजर्व्स भी जो है, फाइनेंशियल रिजर्व्स भी जो है इकोनॉमिक अच्छे नहीं है। इंडिया जय दोस्तों, वापस आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। हाल ही फिलहाल फिर से एक न्यूज़ जोर पकड़ा हुआ है कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर जो बन चुका है, ये माने चाहे नहीं माने, ये इनके पास 120 देशों के जो लीडर्स हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब आप हमें हर जगह बड़े बड़े जितने भी ग्लोबल फोरम होते हैं वहाँ आप लीड कीजिए, आप डिसीजन लीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी डेवलपमेंट में हमारा साथ दीजिए। और आपका जो मॉडल है, पहले कैसा होता था, गुजरात का जो स्टेट डेवलपमेंट मॉडल था वो बाकी राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाता था ना, उस सेम जितने बीजेपी मेजॉरिटी वाले राज्य रहते थे। वैसे अब इंडियन डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये बाकी देशों में इसके चर्चे बहुत हैं। और लोग जो जितने भी अफ्रीकन देश वगैरह हैं, जो थोड़े से गरीब मुल्क हैं या फिर एवरेज हैं, जिनका इकोनॉमी उतना ज़्यादा है नहीं, जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जज्बा बहुत है उनमें ग्रो करने का, तो वो लोग भारत से मदद मांगते हैं। लेकिन जो रियल जज्बा जो है जिन लोगों में, वो उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया। देखिए इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका दिमाग देखिए कि चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, आज की दुनिया में ट्रेड जो होता है, वो बिजनेस रिलेशन जो होते हैं, वो चालू रहना चाहिए जी। अगर ट्रेड चालू रहेगा तभी आपका देश चलेगा, आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। नहीं तो स्टैग्नेंट कर जाएंगे, वहीं घुटन से वहीं मर जाएंगे, स्टेट डेड हो जाएगा। दोस्तों इनका रिएक्शन आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए। अच्छा, आपने कभी साउंड थेरेपी का नाम सुना है? हाँ सुना, साउंड थेरेपी। क्या होता है वो सोनार थेरेपी, साउंड थेरेपी? वो उसको क्या बोलते हैं, वो छोटा सा वो बॉडी और बोन्स की वो थेरेपी करते हैं, और एक टूल्स होता है उनके पास छोटा है ना, सा। सुनो। हाँ, कुछ नहीं, समझ गया मैं कि वो बजा बजा के है ना आपकी साउंड वेव्स के थ्रू। हाँ, हमारे मंदिर में घंटी के नीचे खड़े हो जाओ, हाँ, 4 बार बजा लो, अच्छा। तुम्हारा सारा नर्वस सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा, साउंड सिस्टम खत्म। अरे हमने साइंटिफिकली उस साउंड सिस्टम को ऐसे घंटी में डिजाइन लगा किया। रखा है, हाँ, उसके अच्छा। नीचे तुम 2 बार उस घंटे को बजा दो, तुम्हारा सारा साउंड ठीक हो जाएगा। तुम हाँ। साइंटिफिकली वो घंटियां लेके बजा रहे हैं, हमारे यहाँ रोज सुबह खड़े होकर बंदे घंटी बजा रहा है, वो अपने आप साउंड सिस्टम ठीक हो गया। अगर हम GF-17 प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज अपनी हमारी है, बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं। इवन आर्मी में टैंक्स टैंक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार अगर बाहर से आप कोई अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो हैं वो हायर कर लें, कुछ उनको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स दे दें, वो बड़े अच्छे आपको प्रोटोटाइप्स और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बना के दे सकते हैं। और ये आपकी गाड़ी की कॉस्ट 5 से 10 लाख के दरमियान चली जाएगी अच्छी गाड़ी की। दोस्तों ये जो 120 देश है, ये ना सिर्फ भारत से मदद मांग रहे हैं कि आप हमें लीड कीजिए, बल्कि हमें हर तरीके से हमारी मदद कीजिए कि कैसे टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ा जाए, कैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरचेंज हो,
हाथों में बदल हो, हम आपसे कुछ सीखें नया, आप हमारे से कुछ सीखो, या फिर आप तो बहुत कुछ जानते ही हो लेकिन हम आपको कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके काम में आएगा, जो आप और जो बड़े बड़े चीज़ें आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। ये सब चीज़ दूसरे देश कह रहे हैं भारत से। और एक न्यूज़ ये बताता है कि करीब 70 से ज़्यादा देश भारत से ऑयल रिफाइनरीज की जो मशीनरी है वो मंगा रहे हैं, ताकि वो जो ऑयल रिफाइनरी का जो बिज़नेस है ये सिर्फ कच्चा तेल तक सीमित नहीं है। ये जो दूसरे देश जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, रशिया से, ईरान से वगैरह से, जहाँ सैंक्शन नहीं लगा है, अमेरिका के पास तो खुद बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है, और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में है भरे पड़े हुए हैं, ठीक। और जो सऊदी मतलब अरब कंट्रीज़ है, यहाँ पे तो आप कच्चा तेल तो भर के उसी से उनकी इकोनॉमी मैक्सिमम चल रही है ना। लेकिन कच्चा तेल को प्रोसेस कैसे करना है, वो तो आपको कच्चा तेल दे देंगे, आप इंपोर्ट कर लो, फिर आप उसका क्या अचार डालोगे? नहीं, वो फिर ऑयल रिफाइनरीज में जाता है। वहाँ पे एक साइंटिफिक टर्म बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो आप लोग शायद स्कूल में 7th-8th में पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है उसको अलग टेम्परेचर में उसको गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक कंपोनेंट उससे बाहर डिस्टिल होकर निकलता है। जो सबसे हल्का रहेगा वो सबसे पहले निकल जाएगा, ठीक है। गैसोलीन वगैरह सब पहले निकल जाता है, फिर केरोसिन, फिर पेट्रोल, डीजल, ऐसा करके एक लेवल पे एक कंपोनेंट कच्चा तेल से बाहर निकलता है। लास्ट में बच जाता है जो हम लोग रोड वगैरह बनाते हैं ना, पिच, डामर, एसफाल्ट वगैरह, ये सब जो निकलता है ना। तो ये अलग अलग कंपोनेंट जो निकला है इसका अलग मार्केट है, अलग कामों में यूज़ होता है। तो सोचिए कच्चा तेल जो है वो कितने चीज़ों में इस्तेमाल होता है ना। तो उसको टैप करने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे देश जो है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनको अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने में भी बहुत पैसे लगते हैं, वो अगर एक बार में इंस्टॉल कर लेंगे ये मशीनरी, ऑयल रिफाइनरीज बना लेंगे और अपने देश में ही इसको डिस्टिल करने लगेंगे कच्चा तेल को, क्रूड ऑयल को, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा ना, पैसे भी बचेंगे। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में तो उनको फ़ायदा हो ही रहा है ना। ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी है रिफाइनरीज, लेकिन इन्होंने क्या किया, खुद नहीं लगाया है, इन्होंने मांगे तांगे का लिया है ना, रशिया से लिया है और कहीं कहीं से लिया है। तो अब ये सोच में पड़ गए, देखिए अब ये सोच रहे हैं कि भाई एक ही साथ आज़ाद हुआ था दोनों मुल्क, भाई तुम आज़ाद नहीं हुए थे, तुम पैदा हुए थे, ठीक है। इनको कितनी बार समझाना पड़ेगा, एक ही साथ आज़ाद हुए थे, वो कहाँ चले गया। 1991 में लिबरलाइजेशन हो गया, उनके सरकार ने ग्लोबलाइजेशन सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया, हम लोग 70 के दशक में ही है, ये सब फलाना ढिमका ढंगा चल ही रहा है। आप भी मज़े लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा दोस्तों, इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और हम भी थोड़ा ग्रो करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।